नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान पूरा। शाम 5 बजे तक 65.5% वोटिंग। 67 सीटों पर 721 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। उत्तराखंड की 69 सीटों पर शाम 5 बजे तक 68% मतदान। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। दिग्गजों ने किए जीत के दावे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली। बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सांठगांठ का आरोप। कहा, सरकार बनते ही किसानों का कर्जा होगा माफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। समाजवादी शासन को बताया जनता की सरकार। मायावती ने बदहाल कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। और सबसे पहले बात उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की जनता ने आज बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। राज्य की 69 सीटों पर शाम 5 बजे तक 68% मतदान हुआ है। जनता की जुबान पर जहां अपने मुद्दे थे, तो बीजेपी और कांग्रेस समेत सियासी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। उत्तराखंड की जनता पौ फटते ही मतदान केंद्रों में वोट डालने पहुंच गई। ये तस्वीरें राज्य के अलग अलग पोलिंग बूथों की है, जहां जनता ने अपने मुद्दों की कसौटी पर नेताओं को तौला। पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, हर जगह भारी तादाद में जनता वोट डालने पहुंची। Uttarakhand voter turnout had been the record turnout, highest ever. At 5 p.m. the percentage of turnout was 68%. पहली बार वोट डालने वाले युवा हों या तमाम सरकारों के गवाह अनुभवी बुजुर्ग मतदाता, हर किसी के अपने मुद्दे थे, अपने मसले और अपनी अपनी पसंद। शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के माजरा बूथ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं। और ये नियम है चुनाव आयोग का कि जब तक कतार में लोग मौजूद हैं, उनको वोट डालने का मौका दिया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह मतदान को लेकर यहाँ पर लोगों में देखा गया। इश्यू यही है कि जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का विकास हो, सड़कें सही हो। पहले से सरकार देख के चले, जो शुरुआत आ रही है उस पहले से काम करे, बाद में ये काम ना करे चुनाव के टाइम में। सबसे पहले तो शिक्षा का मुद्दा है और स्कूलों में टीचरों की कमी है। सबसे पहले तो उन्हें सुधारना चाहिए सरकार को। वही सरकार को वोट दे जो आगे काम करे। मैं ये कहती हूँ कि अच्छे जो वो है गवर्नमेंट, उनको हमें लाना चाहिए ताकि हमारे देश का विकास हो। और जो यंग जनरेशन में जो जैसे बेरोजगारी है, उसकी ये जो मेन समस्या है उसको दूर करें। उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। कर्णप्रयाग में बीएसपी प्रत्याशी की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद यहां मतदान टल गया था। कर्णप्रयाग सीट पर अब 9 मार्च को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में कुल 69 सीटों पर राज्य में कुल 628 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में 75,12,559 मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने कुल 10,685 मतदान केंद्र बनाए थे। To enforce law and order in a very successful manner, 105 companies of paramilitary force were deployed, and all put together 51,000 number of police personnel including home guards were deployed to ensure peaceful election. इस बार को मिलाकर राज्य में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। साल 2000 में अंतरिम सरकार बनने के बाद पहले चुनाव 2002 में हुए। इस बार 54.21% वोटिंग हुई थी। 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 63.72% रहा, जबकि पिछली बार यानी 2002 में राज्य में 67.22% मतदाताओं ने वोट डाले। श्याम सुंदर, प्रणव गोस्वामी और नव विक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज हुए मतदान में सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला दिख रहा है। 2002 के चुनाव को छोड़कर अब तक हुए चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने बहुमत का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए उनका कार्यकाल काफी आपाधापी भरा रहा। कभी पार्टी की अंदरूनी कलह तो कभी केंद्र के साथ बहुमत को लेकर टकराव।
देहरादून में अपना वोट डालने के बाद हरीश रावत जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आए। उनका दावा है कि जनता बीजेपी को नकारात्मक राजनीति के लिए सबक सिखाएगी। People have seen that how in a difficult circumstances Harish Rawat has managed the state, and people will award me for my positivism, and they will be denounced by the people, they will be rejected by the people for their नकारात्मकता। मुझको मेरी सकारात्मकता के लिए वोट मिलेगा, उनको उनकी नकारात्मकता के लिए लोग जो है नकारेंगे। ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट। पार्टी ने उन्हें रानीखेत से मैदान में उतारा है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने राज्य में बीजेपी की जीत का दावा किया। ये महापर्व है, इस महापर्व को हम लोग यहाँ मनाने आए हैं और प्रभु भला करेंगे और भय और भ्रष्टाचार का अंत होगा, ऐसा मेरा विचार है। कांग्रेस की कद्दावर महिला नेता और वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी में वोट डाला। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के भरोसे जीत का दावा किया। के सभी राजनीतिक दल सत्ता में रह चुके, तो उन्हें पूर्ण भरोसा है कि जो कार्य करे हमारे यहाँ, जो हमको सुविधा दे, उसी को जीतना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में अपना वोट डाला, तो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में वोट डालकर बीजेपी की जीत का दावा किया। देश की नीतियां, इस देश की विधानसभाओं और लोकसभाओं की जो कैबिनेट है, जो सीएम और पीएम बनता है वो तय करता है, और कैबिनेट से लेकर के सीएम पीएम यदि किसी चीज से बनता है तो वो आपका वोट है, इसलिए वोट करो। हर क्षेत्र में बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में विकास के काम सब ठप पड़ गए, अब लगा ही नहीं कि यहाँ कोई शासन है, जंगल राज जैसा लगा लोगों को। तो इसलिए शुरू से ही लोगों ने ये मन बना दिया था इस समय इस सरकार को उखाड़ना है। 2002 में कांग्रेस को ठीक बहुमत यानी 36 सीटें मिली थी, तो 2007 में बीजेपी ने यूकेडी के समर्थन से सरकार बनाई। 2012 में भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने पीडीएफ मोर्चे के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस बार भी दल बदल और बागी उम्मीदवारों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही मुश्किल में डाला हुआ है। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम सुंदर देहरादून से जुड़ चुके हैं और जोशीमठ से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणव गोस्वामी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले श्याम, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे ही वोटिंग परसेंटेज डिक्लेयर होता है, इस बात के कयास लगने शुरू हो जाते हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज आखिर क्या कह रहा है राजनीतिक लिहाज से। 68% पिछली बार से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिलहाल क्या कुछ वहां पर वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, किस पार्टी के पक्ष में फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या स्थिति कुछ और है? देखिए दीपक, जहां तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, हमने देखा है कि लगभग सभी राज्यों में वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव हो रहा है और उत्तराखंड में वोटिंग परसेंटेज हमेशा से अच्छा ही रहा है। लेकिन इस मतदान का जो एक रिकॉर्ड मतदान बताया जा रहा है, इसका क्या मतलब? अगर मैं दिन भर के अपने अनुभव की बात करूं तो एक तरफ हरीश रावत हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की और काफी हद तक वो शायद सही भी है कि उनको एक तरह से अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जाती रही। लगातार उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई और उनके अपने साथी रहे हों कांग्रेस में विजय बहुगुणा और जो लोग उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में गए हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी रही हो, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से वो वापस आए, उन्होंने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की और एक हद तक ऐसा महसूस किया हमने कि उन्होंने जो नारा दिया कि हरीश रावत को पूरे 5 साल दिए जाने चाहिए और तब उनके काम का आकलन होना चाहिए, ये उन्होंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। और इसको हमने देखा कि मैदानी इलाकों में जहां पर हम आज घूमे कि वो काफी हद तक वो कामयाब रहे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि काफी वोकल होकर लोग देहरादून में खास तौर पर हमने ये देखा, चाहे आप धर्मपुर की बात करें या देहरादून कैंट की बात करें या और इलाकों की बात करें, तो वहां पर लोग बदलाव की बात भी बहुत ओपनली बोल रहे थे। तो ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह का वोट हुआ है उसके बावजूद बहुत नजदीकी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो सकता है। और ये क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने में कामयाब होती है या जीत के करीब भी पहुंचती है तो हरीश रावत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हरीश रावत जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने दावा किया था, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से अगर बीजेपी में देखें तो सारे दिग्गज जो कांग्रेस के दिग्गज रहे हैं वो आज यानी कि कांटे की टक्कर जरूर रही जा रही है। फिलहाल प्रणव के पास चलते हैं श्याम, फिलहाल प्रणव के पास चलते हैं। प्रणव, आप जोशीमठ में हैं, सुदूर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ में मैदानी इलाकों की स्थिति तो शाम बता ही रहे हैं, देहरादून और इस तरफ
क्या कह रहे हैं मतदाता, लेकिन पहाड़ों में क्या स्थिति है, किस तरह की चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के लिए वहां पर रही? देखिए, टक्कर जो है वो कांटे की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सत्ताधारी दल है कांग्रेस या फिर विपक्षी दल बीजेपी, दोनों के बीच में बहुत कांटे का मुकाबला है। जहां तक श्याम सुंदर बता रहे थे कि हरीश रावत जो है वो बार बार जनता के बीच में एक सहानुभूति अपने लिए पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 साल उनको मिले, वो भी उथल पुथल भरे रहे, इसलिए उनके काम का आकलन उसके आधार पर न किया जाए और जो काम उन्होंने करने की कोशिश किया, जिसको वो जारी कर रखना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें एक मौका और दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक लोगों की बात है, ये जरूर है कि लोगों को शिकायतें बहुत है। हालांकि इस तरह की शिकायतें अमूमन वोटर्स को होती है, लेकिन ये जमीन पर भी सच है कि जो मैदानी इलाके हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं, इनके बीच बहुत भेदभाव नजर आता है। साफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोजगार नहीं है, युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदा है, उसके बाद भी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो कि बैकबोन है इकोनॉमी की उत्तराखंड की, वो किस तरह से 3-4 साल उस त्रासदी को हो गए। केदार वैली में जो त्रासदी हुई थी, उसके बावजूद भी अब तक जो पुनर्वास के काम है, जो उसको दोबारा पटरी पे लाना, ये सब काम नहीं हुए हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने, यानी कि हरीश रावत के पक्ष में भी सहानुभूति वाली बात रही और विपक्ष में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है। तमाम जो विकास कार्य अधूरे रह गए, उनका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कांटे की टक्कर इस वक्त उत्तराखंड में कही जा सकती है और रिजल्ट्स ही बताएंगे कि किसके पक्ष में जनता का वोट गया। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर और प्रणव, आप दोनों का। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर में 65% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है। 11 जिलों की 67 सीटों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे ज्यादा वोटिंग लखीमपुर खीरी में देखने को मिली है। आयोग ने मतदान प्रक्रिया पर संतोष जाहिर किया। 5 बजे तक ऑलरेडी 65.5% हमारी वोटिंग हो चुकी थी एंड स्टिल काउंटिंग। जिस तरीके का अब टोन सेट हो चुकी है फर्स्ट और सेकंड फेज में, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने सारे इंतजाम करते हुए आगे के फेजेस को भी पूरी तरह से फ्री, फेयर, इंक्लूसिव एंड पीसफुल तरीके से कंडक्ट करेगा। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की, जहां मतदान केंद्र के बाहर वोटरों की लंबी कतारें सुबह से ही देखी गई। सुबह 7 बजे से ही ज्यादातर जगहों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई, लेकिन कई जगहों से ये शिकायतें भी देखने को मिली कि तयशुदा समय पर वहां मतदान शुरू नहीं हो पाया। ये यहाँ पर जो मतदान अधिकारी है, जो प्रशासनिक ऑफिसर है, उनकी कमी है। इस बूथ पर प्रशासन को इसका देखा जाना चाहिए। हम नागरिक हैं, हम इसकी शिकायत अभी ऊपर करते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र के किसी भी बूथ पे पोलिंग स्टार्ट नहीं करा गया है। पीठासीन अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। 7:15 बजे पीठासीन 7:15 बजे आ रहे हैं, ये कि 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होना चाहिए। लाइन लगी पड़ी है यहाँ। जब तक चुनाव आयोग का आदेश है कि 7 बजे पोलिंग चालू हो जाना चाहिए, लेकिन जब पीठासीन अधिकारी नहीं है तो हम वोटर क्या करेंगे। सुबह के पहले 2 घंटों में प्रदेश में 10.5% वोटिंग देखने को मिली, जबकि धूप निकलने के साथ ही मतदाता भी जोशो खरोश से घर से बाहर निकले। दोपहर 12 बजे तक 25% और 2 बजे तक 45% मतदाता वोट डाल चुके थे। इसके बाद मतदान की गति में और तेजी देखने को मिली। मतदाताओं ने माना कि वोट डालते वक्त विकास का मुद्दा उनके जहन में था। आने वाली सरकार हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा भी सही होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए बच्चों को। बच्चे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, बेरोजगार और रोजगारी मिलनी चाहिए। यहाँ बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? काफी है, काफी मुद्दा है। अभी जो पढ़े लिखे बच्चे खाली घूम रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट आ रही है इसी जिला अमरोहा में तो बहुत ना के बराबर है। शिक्षा वाले भी घूम रहे हैं बच्चे, और बेरोजगारी काफी है यहाँ पे। पहली दफा वोटिंग में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया, लेकिन मौसम साफ होने के चलते बड़े बुजुर्ग भी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले। किसान मजदूरों को राहत मिलनी चाहिए। परेशान है किसान मजदूर बहुत ज्यादा, और गलियों में खरंजे नाली बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर में 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 2 करोड़ 28 लाख मतदाताओं के लिए 23,000
693 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। मतदान से पहले सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल की गई, जबकि सभी 11 जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील इलाकों में भारी तादाद में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। मतदान में छिटपुट झड़पों को छोड़ दें तो किसी भी बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई। जैगम मुर्तजा के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आम मतदाताओं के साथ साथ बड़ी तादाद में वो लोग भी वोट डालने आए जिनके पास सियासत की कुंजी होती है। उत्तर प्रदेश के दूसरे दौर के 11 जिलों में अलग अलग पार्टियों के कई आला नेताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी जीत के दावे किए। ये है केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। बरेली जिले में वोटिंग के लिए पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। गंगवार का दावा है कि दूसरे दौर का नतीजा बीजेपी के पक्ष में जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस अहम पट्टी में संतोष गंगवार के अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी वोट डालने पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोग लचर कानून व्यवस्था से आजिज आ चुके हैं और चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में विकास और विश्वास का माहौल चाहते हैं, एक सुशासन को समर्पित सरकार चाहते हैं और इसीलिए लोगों का उत्साह है और बड़ी संख्या में पूरे सभी जगहों पे आप देखेंगे तो लोग खूब जम करके मतदान कर रहे हैं और कुशासन और करप्शन के खात्मे के संकल्प के साथ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई दिग्गज वोट डालने पहुंचे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने वोटिंग के बाद राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बना रहा है। 300 प्लस सीटें लाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोग जीतेंगे बहुत भारी बहुमत के साथ। मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं। मोदी जी तो बात ही बात करते हैं। मोदी जी तो जुमले वाले प्रधानमंत्री हैं, जुमले बोलते हैं। वो मोदी जी करके कुछ बताएं तब तो बात समझ में आए। जमीनों पर जिन लोगों के कब्जे थे उन्हें सख्ती से हटाया है, उनको उन जगहों को गरीबों के इस्तेमाल में लिया है, सड़कें चौड़ी की हैं, रोजगार के इंतजाम किए हैं, शिक्षा का इंतजाम किया है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स खोले हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है। इनके अलावा भी कई बड़े नेताओं ने मतदान केंद्रों का रुख किया और दूसरे दौर की वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन बरेली से जुड़ रहे हैं और जैगम मुर्तजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरोहा से। पहले अखिलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज का जो मतदान हुआ है, जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, वोटिंग परसेंटेज तो 66% पहुंच गया है, यानी 66% जो अंतिम हमको सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 66%, मतलब पिछले चरण के चुनाव के से 1.8% ज्यादा है। 64.2 था पिछले चरण में। और जो सुबह से आप कुछ लंबी कतारें देख रहे थे, उसके अलावा छोटी छोटी कतारें थी और चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है कि बहुत सारे बूथ बनाए गए हैं, इसलिए लोगों को कहीं भी लंबा इंतजार करना नहीं पड़ा है। इसलिए बहुत लंबी कतारें नहीं लगने के बावजूद भी वो अच्छी मतदान हुई है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुए हैं। और वोकल मतदाता हैं, वो बता रहे हैं, आपको इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने किसके पक्ष में मतदान किया है। और स्प्लिट की स्थिति है, हर तरह के समुदाय में कुछ वोट स्प्लिट हो रहे हैं, कुछ इस पार्टी में जा रहे हैं, कुछ इस पार्टी में जा रहे हैं। और जहां तक कहें कि बीजेपी की स्थिति, सपा की स्थिति और बसपा की स्थिति, तो तीनों तरह के मतदाता आपको हर तरह के बूथ पे मिल जाएंगे। जी अखिलेश जी, अब जैगम के पास चलते हैं। बहुत ज्यादा जैगम, थोड़ा सा सियासी समीकरण बताएं संक्षेप में कि तमाम सियासी दलों के लिए ये सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं? देखिए दीपक, सहारनपुर के अलावा जो रोहेलखंड की पूरी पट्टी, जो बदायूं से लेकर पीलीभीत और शाहजहांपुर से लेकर बिजनौर और नजीबाबाद तक जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक जमाने में ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, फिर मायावती आई। मायावती के लिए यह जीत के बहुत मायने रखते हैं। बिजनौर, बदायूं, यहाँ पर बसपा हमेशा बड़ी लीड लेती रही है। और पिछले इलेक्शन में लेकिन समाजवादी पार्टी ने सभी समीकरण उल्टे किए और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता इस इलाके में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आजम खां हैं, इकबाल महमूद हैं, महबूब अली हैं, ये कमाल अख्तर हैं, एक मंत्री हैं इनके दर्जा प्राप्त जावेद आब्दी हैं। इसके अलावा इमरान मसूद इस फेस में इलेक्शन लड़ रहे थे। जितिन प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो शाहजहांपुर में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सभी दलों के लिए यहाँ काफी कुछ दांव पर लगा है और जो इस फेस में जीत जाएगा या जो इस फेस से लीड लेके जाएगा, जाहिर सी बात है उसके लिए सरकार बनाना काफी आसान होगा, यानी कि बड़ी महत्वपूर्ण होंगी इस दौर की सीटें। बहुत बहुत शुक्रिया जैगम और अखिलेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब देखते हैं कि आज कन्नौज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग पहुंचे। प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में लोगों से मुखातिब हुए। उनके निशाने पर राज्य सरकार, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन रहा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन जनता के सपनों को चकनाचूर कर देगा। पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया, लेकिन कुछ सीटें जहां दो कुनबे के लोग लड़ रहे थे, आपने आंख की शर्म के कारण उन पर कृपा कर दी और वो दो कुनबे ही इस बार इकट्ठे होकर के आपके सपनों को कुचल कुचल करके सत्ता हथियाने के लिए मैदान में आए हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य में गरीबों के विकास के लिए केंद्र सरकार की मदद को अहम बताया। आपको मैं वादा करता हूं, प्रधानमंत्री ने राज्य में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिपक्षीय सांठगांठ का आरोप भी लगाया। एक सपा का पैर है, दूसरा सपा का पैर कांग्रेस के एक पैर के साथ बंधा हुआ है और कांग्रेस का दूसरा पैर बसपा के पैर के साथ बंधा हुआ है। ये कांग्रेस की कमाल है, एक पैर सपा के साथ, एक पैर बसपा के साथ, और ये त्रिपगी दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसरो के एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने और दिल के मरीजों के लिए कोरोनरी स्टेंट्स के दाम घटाने को सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी का वादा भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और लखनऊ समेत अखिलेश यादव ने 7 रैलियां करी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि प्रदेश में माहौल उनके पक्ष में है और कांग्रेस के साथ गठजोड़ करने से मुकाबला एक तरफा हो गया है। समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम साथी नौजवान हम जानते हैं, ये जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल का हैंडल छोड़ करके साइकिल पे पैडल मारते हुए अपने आप ले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ आपके हैंडल के साथ है, तो सोचो साइकिल की रफ्तार क्या होगी। बड़ी संख्या में उन्होंने बीते 5 साल में राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए मतदाताओं से अपील की कि अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने एक्सप्रेसवे को प्रदेश की तरक्की में मील का पत्थर करार दिया। अखिलेश यादव ने विपक्ष के सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश के कामकाजों पर बीजेपी की नजर नहीं जाती। प्रधानमंत्री अगर चलने आज गुसाईगंज आए हैं, कन्नौज पहुंच रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके हमारी सड़क पे चल लो और चलने के बाद आप भी कहोगे कि हम भी साइकिल का बटन दबाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एम्बुलेंस सेवा समेत कई योजनाओं की तारीफ की। साथ ही उन्होंने अच्छे दिन, मन की बात और नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राहुल गांधी ने बाराबंकी की रैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चुनावी सभा में केंद्र सरकार की नीतियों पर कई सवाल उठाए। उन्होंने नोटबंदी को गरीबों के हितों के खिलाफ करार दिया। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि वो पूंजीपतियों के हितों को साधने के काम में जुटी है। 1,40,000 करोड़ रुपए 50 लोगों का माफ हो सकता है, मगर जब विपक्ष का नेता मोदी जी से कहता है, मोदी जी किसान का कर्जा माफ कर दीजिए, एक शब्द नहीं निकलता मुझसे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार 2.5 साल में एक भी वादे पूरे करने में कामयाब नहीं रही। उन्होंने वादा किया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश की तरक्की के लिए वो जी जान लगा देंगे। हम आपको 15 लाख रुपए का खोखला वायदा नहीं करने आए हैं, हम आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। हम इस प्रदेश को बदलना चाहते हैं, यहां विकास लाना चाहते हैं, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को युवाओं का गठबंधन करार दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में युवाओं, किसानों और गरीबों का खासकर जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं मायावती की रैलियों के साथ, जहां उन्होंने
तमाम विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की खबरों से इनकार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती अब अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी की कोशिश में दिखी। बाराबंकी की रैली में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है और दोनों गुट एक दूसरे को हराने की कोशिश में हैं। ऐसे में बीएसपी ही प्रदेश में बीजेपी को हराने का मादा रखती है। मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका ये वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंच सकता है। मायावती ने अखिलेश सरकार के कामकाज को अति निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और लोग प्रदेश में अमन चैन के लिए फिर से बीएसपी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। क्या वे ऐसी पार्टी के दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके या हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। मायावती ने नोटबंदी को केंद्र सरकार की असफलता को ढकने के लिए उठाया गया कदम करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी से पहले ही बीजेपी के लोगों ने अपने अपने काले धन को ठिकाने लगा दिया था। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर भारी भूल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।